हेलो एमए फाइनल राजनीति भूगोल के विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज आपको राजनीति भूगोल का विकास के अंदर कल बताया था, उसके अंदर 2 पॉइंट बता दिए थे मैंने। जो आज 1 पॉइंट तीसरा और बचा है वो आप सुन लीजिए और लिखना हो तो लिख भी लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है? राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में यद्यपि प्रमुखता राष्ट्रीय शक्ति से संबंधित कार्यों की रही, किंतु भूगोलवेत्ताओं में राजनीतिक भूगोल से संबंधित समस्याओं पर गहरा अध्ययन की प्रवृत्ति का भी विकास हुआ। 1920 तक ग्रेट ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। यही नहीं, अपितु प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुए अनेक शांति समझौतों में भूगोलवेत्ताओं की सलाह ली गई। 1921 में डॉक्टर अजय बौमैन की पुस्तक द न्यू वर्ल्ड प्रकाशित हुई, जिसमें विश्व के समस्त क्षेत्रों का राजनीतिक भूगोल के दृष्टिकोण से अध्ययन प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात के राजनीतिक भूगोल के अध्ययन को 3 उपविभागों में विभक्त किया जा सकता है। ये 3 उपविभाग: 1 नंबर राजनीतिक क्षेत्रों का सैद्धांतिक अध्ययन, दूसरा है राजनीतिक उपक्रमों का अध्ययन, तीसरा है विशिष्ट राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन। प्रथम है राजनीतिक क्षेत्रों का सैद्धांतिक अध्ययन। राजनीतिक भूगोल में सैद्धांतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कम कार्य किया गया, यहाँ तक कि 1930 में हार्टसॉन को राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र निर्धारण हेतु स्पष्ट तथ्य नहीं मिले। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय हिटरी लेसी ने लिखा कि मुझे राजनीतिक घटनाओं में स्थान स्थान पर जो क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है वही राजनीतिक भूगोल का मूल तत्व है। इस प्रकार हैंस विगर्ट, टी हेरमन, हार्टसॉन एवं अन्य भूगोलवेत्ताओं ने राजनीतिक भूगोल की विषय वस्तु को स्पष्ट किया, जिसका विवेचन पहले किया जा चुका है। भूगोलवेत्ता राजनीतिक विश्व को पृथ्वी तल पर घटने वाली घटनाओं के दृष्टिकोण से देखते हैं। राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत राज्य से संबंधित तथ्य जैसे राजधानी, सीमाएं, प्रशासन आदि विभाग सम्मिलित किए जाते हैं। राजनीतिक भूगोल में सैद्धांतिक निरूपण की दृष्टि से 1935 में हार्टसॉन ने इसके अध्ययन के लिए संरचना विधा प्रस्तुत की। 1950 में उन्होंने इसमें परिवर्तन करते हुए कार्य संबंधी विद्या फंक्शनल अप्रोच प्रस्तुत किया। इसी प्रकार 1955 में स्टीफन जॉन्स ने राजनीतिक क्षेत्र के अध्ययन के लिए संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत यूनिफाइड फील्ड थ्योरी प्रस्तुत की। जीन गेटमैन ने राजनीतिक क्षेत्र में क्षेत्रीय संगठनों के निर्धारण पर विचार प्रस्तुत किए। डेविड नेफ्ट ने एक सांख्यिकीय सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा एक राज्य का विदेशी राज्य में सापेक्ष प्रभाव ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा है राजनीतिक उपक्रमों का अध्ययन। राजनीतिक उपक्रमों के अंतर्गत वे तथ्य जो राजनीतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा वे विचार जो उन शक्तियों को परिचालित करते हैं जो सम्मिलित किया जाता है। विशिष्ट राजनीति के तथ्यों जैसे सीमाएं, राजधानी आदि से संबंधित अनेक लेख पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। सीमाओं पर एच.डब्ल्यू. वॉक्स, स्टीफन जॉन्स, विटोरियो अदानी ने पुस्तकें लिखी तथा अनेक लेख विभिन्न भूगोलवेत्ताओं जैसे जॉन्स, नॉर्मन पॉन्ड्स, ई. फिशर, लेडिस, क्रिस्टोफर, जॉन ब्रॉक, एडवर्ड उलमेन आदि ने लिखे। इसी प्रकार अन्य राजनीतिक तथ्यों पर भी प्रकाशन हुए। राजधानी पर OH के स्पेट और वी कोनिस का महत्वपूर्ण कार्य है। अलेक्जेंडर मेलामिड और G.W.S. रॉबिन्स ने तटस्थ क्षेत्रों पर तथा J.R.B.
प्रेस्कॉट और जॉन के राइट का निर्वाचन से संबंधित कार्य विशेष उल्लेखनीय है, किंतु राजनीतिक भूगोल में प्रादेशिक विभागों, राष्ट्रीय नियमों, मानचित्र पर राजनीति भिन्नता को प्रदर्शित करने से संबंधित कार्य अति अल्प हैं। तीसरा है विशेष राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन। राजनीतिक भूगोल में अनेक भूगोलवेताओं ने एक विशेष क्षेत्र विशेष को आधार मानकर उसका अध्ययन किया। इसमें विशेषकर राजनीतिक समस्याओं से युक्त क्षेत्रों का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कर भौगोलिक दृष्टिकोण से उसका निराकरण प्रस्तुत किया। एस वामबाध ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुए जनमत संग्रह का गहन अध्ययन किया। एस साउस रमेन ने 1918 के पश्चात यूरोप में हुए क्षेत्रीय परिवर्तन को स्पष्ट किया। साथ ही कश्मीर, सारलैंड आदि का भी वर्णन किया। कीथ बुचनन ने उत्तरी नाइजीरिया की एकता एवं अनेकता का तथा स्पेट ने भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण विचार दिए। BS सुखवाल ने भारत के राजनीतिक भूगोल के विविध पक्षों की व्याख्या कर पुस्तक में की। AE मूडी, हार्टसॉन, रॉबर्ट फ्लाट और जॉर्ज हॉफमैन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं द्वारा उत्पन्न समस्याओं के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त कुछ भूगोलवेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे नाटो, यूरोपीय साझा बाजार, वार्सा पैक्ट आदि पर अपने विचार प्रस्तुत किए। राजनीतिक भूगोल का ऐतिहासिक विकास। राजनीतिक भूगोल के विकास के उपयुक्त विवरण का आधार उसकी विषय वस्तु रहा है, जो विकास को समझने का नवीन दृष्टिकोण है। दूसरी ओर समयानुकूल विकास की प्रक्रिया को समझना भी राजनीतिक भूगोल के विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। यद्यपि अधिकांश विवेचन उपयुक्त विवरणों में सम्मिलित है, अतः उनकी पुनरावृत्ति न करके संक्षेप में मात्र विकास क्रम की रूपरेखा ही प्रस्तुत की जाएगी। राजनीतिक भूगोल के प्रारंभिक प्रवर्तक। प्राचीन काल के विद्वानों ने बहुमुखी विचार प्रस्तुत किए थे, जिनका संबंध अनेक विषयों से रहा है। इसी क्रम में हिप्पोक्रेट्स, प्लेटो, अरस्तु आदि राजनीतिक भूगोल से संबंधित विचार प्रस्तुत किए। यद्यपि उस समय राजनीतिक भूगोल का अलग से विकास नहीं हो पाया था। ये कार्य सीमित रूप से 17वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। 17वीं शताब्दी में राजनीतिक भूगोल। 17वीं शताब्दी के मध्य में विलियम पेटी ने स्पष्ट किया कि भूगोल राजनीतिक भूगोल को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। उनके अनेक कार्य जैसे पॉलिटिकल अर्थमेटिक, हियर बाइंग डिनोवेनियो, पॉलिटिकल एनाटॉमी ऑफ आइसलैंड, ऐसे इन पॉलिटिकल अर्थमेटिका के माध्यम से उन्होंने अनेक राजनीतिक भौगोलिक पक्ष जैसे राज्य का भौगोलिक प्रभाव क्षेत्र, राजधानी को नियंत्रण करने वाले तत्वों आदि का विश्लेषण किया। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक भूगोल। इस काल में इमैनुएल कांट वर्तमान भूगोल के मुख्य प्रवर्तक रहे हैं। उन्होंने कोनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय में जो व्याख्यान दिए, उनमें भूगोल की अनेक शाखाओं के साथ राजनीतिक भूगोल का भी स्पष्ट उल्लेख किया। उनके विचारों ने जर्मन भूगोलवेताओं को इस दिशा में सोचने के लिए प्रवृत्त किया तथा उसके प्रमुख जर्मन शिष्यों जैसे फ्रेडरिच हेनरिच हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेडजेल ने राजनीतिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 19वीं शताब्दी में राजनीतिक भूगोल। इस काल में रेडजेल की पुस्तक राजनीतिक भूगोल का प्रथम क्रमबद्ध विवेचन है। इनके विचारों का विवरण पूर्ववर्ती विकास में दिया जा चुका है। वास्तव में रेडजेल ने वर्तमान राजनीतिक भूगोल की आधारशिला रखी, जो बाद के भूगोलवेताओं के लिए मार्गदर्शक रही। यद्यपि उनके विचारों के आधार पर जर्मनी में जो भू राजनीति का विचार आया वह स्वार्थपूर्ण राजनीति का परिचायक था। यद्यपि उनमें रेडजेल के विचारों को सीमित रूप से तथा आंशिक परिवर्तनों के साथ प्रस्तुत किया गया था। 20वीं शताब्दी में राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल का वास्तविक विकास 20वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हुआ। इसके प्रारंभिक काल में जर्मन भूगोलवेताओं ने
जियोपॉलिटिक्स भू राजनीति नाम से राजनीतिक भूगोल को राज्य विस्तार युद्ध प्रवर्तक के रूप में प्रस्तुत किया। इनका रूडोल्फ के जेलेन ने सर्वप्रथम भू राजनीति शब्द का प्रचलन किया तथा इसका सर्वाधिक विश्लेषण कार्ल हासोपर ने किया। विश्व शक्ति विश्लेषण एवं सामरिकता से संबंधित अन्य भूगोलवेताओं में अल्फ्रेड थायर महान, मैकेंडर, स्पाइकमैन, अलेक्जेंडर डी सेवर्स्की आदि ने प्रस्तुत किए। वर्तमान शताब्दी में राजनीतिक भूगोल के विविध पक्षों का विकास हो रहा है। राज्य प्रशासन, निर्वाचन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक घटनाक्रम आदि को भूगोलवेता प्रमुखता के साथ अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान राजनीतिक भूगोल में जिस भूगोलवेताओं को विशेष योगदान रहा है वे हैं हार्टसॉन, हिल्सी लेसी, स्टीफन जॉन्स, जीन गार्टमैन, नॉर्मन पॉन्ट्स, OH के स्पेट, GRB प्रेस्कॉट, AE मूडी आदि। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजनीतिक भूगोल का क्रमशः विकास हुआ है। आज अनेक ग्रंथ इस विषय पर उपलब्ध हैं। आगे अनेक भूगोलवेताओं ने पुस्तकें अथवा लेखों के द्वारा राजनीतिक भूगोल को एक विशिष्ट अध्ययन का विषय बना दिया तथा उपयोगिता के दृष्टिकोण से ये वर्तमान युग में अत्यधिक महत्ता रखता है। इसकी विषय वस्तु का निरंतर विस्तार हो रहा है, अतः इसको एक विकासोन्मुखी एवं गतिशील विषय माना जा सकता है। हेलो डियर स्टूडेंट, आपको एक इसमें प्रश्न दिया जाता है जो कोरोना काल के बाद में आप उस पर कुछ लिख के लाएंगे और मेरे को दिखाएंगे नोट्स। तो आप लिख लीजिए उस प्रश्न को, है जो राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक क्षेत्रों से संबंधित विचारों पर एक निबंध लिखिए। यह आपका है अभ्यास कार्य है। थैंक यू।